जो ऑनलाइन गेमिंग में अपने आप को एंगेज रखता था, टाइम पास करता रहता था, तरह तरह के कार्टून फिल्म देखता था, लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इसकी ग्रेविटी से बेखबर होते हैं। पर इसमें छुपा हुआ एक अंतर्निहित प्रश्न है। जैसे बेटा आज हमारे ऑफिस में एक असाइनमेंट आया, एक डील के बारे में बात हो रही थी और उस डील के अंदर इस तरह के प्रोजेक्ट्स थे जो हमारे बिजनेस को बहुत आगे लेके जा सकते थे। बेटा एक बहुत बड़ी घटना हो रही है अभी इस समय, हमें गैस मिलने में दिक्कत हो सकती है। यार वॉर हुआ है, कैसा वॉर होता होगा? क्या तलवारों से लोग लड़ते होंगे? नहीं, तलवारों का तो युग नहीं है, तो बंदूकों से लड़ते होंगे। हम शौक को तो पाल सकते हैं, पर शौक हमें पाल सके जरूरी नहीं। माता पिता चाहते हैं अपने बच्चों के लिए बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस और बेस्ट से बेस्ट शिक्षा। गाइडेंस की ये जरूरत तब बहुत महत्वपूर्ण मोड़ लेती है जब बच्चा 10th का एग्जाम देके 11th में आता है, क्योंकि तब ये जरूरत बन जाती है वो बर्निंग क्वेश्चन, वो ज्वलंत प्रश्न कि अब किन घटकों का आधार कर बच्चे को 11वीं में विषयों का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि ये अवसर है शिक्षा को रोजगार से जोड़ने का, हल्के में लेने का नहीं है। ऐसे ही कई सारे प्रश्न और इनके उत्तरों के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है जीवन ज्योति अग्रवाल सर, या जैसे लोग इन्हें जानते हैं जेजे सर। सर एलन करियर इंस्टीट्यूट में वाइस प्रेसिडेंट हैं और आईआईटी जेई के एकेडमिक हेड भी। सर 2 दशकों से अधिक शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, बच्चों को गणित का ज्ञान दिया है और उन्हें मार्गदर्शन भी दिया है और हजारों बच्चों को अपने गंतव्य तक पहुंचाया है। तो सर वी वेलकम यू टुडे इन आवर स्टूडियो। थैंक यू सो मच सर। एक क्वेश्चन बहुत ही डोमिनेंट रोल प्ले करता है पेरेंट्स की लाइफ में और बहुत अर्ली एज से करना चालू कर देता है कि बच्चे को 10वीं के बाद 11th में जब सब्जेक्ट्स चूज करने होते हैं तो उन्हें किस फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए, पेरेंट्स को किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए? ये बहुत ही वाजिब सवाल आपने पूछा है। हमारे देश में अगर हम सारे बोर्ड के स्टूडेंट्स कलेक्ट करें तो 10th का एग्ज़ाम देने वाले लगभग 1.25 करोड़ स्टूडेंट्स होते हैं। उसमें सीबीएसई, आरबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, आईसीएसई, एनआईओएस, सारे तरह के बोर्ड्स में काउंट करके कह रहा हूँ, लगभग 1.25 करोड़ बच्चे हैं। और इन 1.25 करोड़ बच्चों को 10th के बाद 11th में अपना सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, तो उसकी गंभीरता का एहसास भी बहुत सारे बच्चों को नहीं होता है। ऐसे लगभग आप मान लीजिए 50 लाख ऐसे बच्चे होते होंगे जो थोड़ा सा अपना माइंड मेकअप किए हुए होते हैं या बहुत श्योर होते हैं कि उन्हें आगे क्या सब्जेक्ट चूज़ करना है। लेकिन मेरा मानना है कि लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इसकी ग्रेविटी से बेखबर होते हैं। आमतौर पर इसके लिए कहा जाता है कि जिस भी सब्जेक्ट में रुचि हो उस सब्जेक्ट को चूज़ करना चाहिए, जो बहुत वाजिब भी है अपनी जगह, मैं इत्तेफाक भी रखता हूँ इससे। पर इसमें छुपा हुआ एक अंतर्निहित प्रश्न है कि रुचि किस में है, ये कैसे तय किया जाए। इस उम्र के बच्चों को, टीनेजर्स होते हैं ये, इनके मन में किसी प्रोफेशन को लेकर छवि बनती कैसे, हम इसकी अगर थोड़ा विचार करें तो टीवी पर, सीरियल्स में, मूवीज़ के अंदर उन्होंने अगर लॉयर को देखा है जिस भूमिका में, तो उन्हें लगता है कि लॉ का प्रोफेशन ऐसा होता है। पुलिस को उन्होंने हो सकता है सिंघम देखकर उन्होंने छवि बनाई हो या और किसी सीरियल में देखकर बनाई हो। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो उस प्रोफेशन की बारीकी से, उसकी वास्तविकता से पूरी तरह से परिचित नहीं करवा पाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी फैमिली में ही देखा होता है, जैसे उसके पेरेंट्स डॉक्टर हैं तो वो डॉक्टर प्रोफेशन के बारे में अच्छे से, मेडिकल प्रोफेशन की समझ रखता है, उसके लिए हम ज़रूर कह सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली में कोई पुलिस ऑफिसर है, ब्यूरोक्रेट है, बिजनेसमैन है, तो फैमिली में मेंबर्स अगर उस प्रोफेशन के अंदर हैं तो उसमें हम मान सकते हैं कि ही विल हैव अ रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट प्रोफेशन, उसके डिसीजन को हम ज़्यादा बेहतर मान सकते हैं। पर ऐसे सारे तरह के बच्चों को भी हम एक तरफ रख दें तो लाखों की तादाद में ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए ये तय करना काफ़ी मुश्किल होता है कि हम ये कैसे पहचानें कि रुचि मेरी किस में है। तो प्रश्न बिल्कुल वाजिब है, मैंने इस प्रश्न को ही थोड़ा सा और इलोबरेट किया है, पर इसका जवाब 10th का बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद में मिलेगा ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। मेरा मानना है ये एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है। लंबी प्रक्रिया यानी बच्चे को इवॉल्व होना पड़ता है, एक लंबे समय में लगातार मिलने वाले इनपुट के बेसिस पर उसे इस सवाल के लिए अपने आप को परिपक्व करना चाहिए। ये एजुकेशन, परिवार, मैं सबसे पहला स्कूल मानता हूं किसी भी बच्चे का, और परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो सब किसी न किसी रूप में उस बच्चे को शिक्षा दे रहे होते हैं। तो बचपन से ही हम परिवार में एक संवाद की व्यवस्था हमारी रहनी चाहिए। हम बच्चे से बात करें, अलग अलग विषयों के ऊपर बात करें,
परिवार का हर सदस्य उससे अपनी समझ, अपनी रुचि वाले विषय के ऊपर बात कर सकता है। जैसे अगर फादर बिजनेसमैन है तो वो बिजनेस की बारीकियां, बिजनेस के बारे में वो जो रोज जीते हैं, छोटी मोटी बातें उनके साथ में बच्चों के साथ चर्चा करें। मदर हैं, हाउसवाइफ हैं या टीचिंग में हैं, तो वो अपने प्रोफेशन के बारे में कैजुअली उसको बताना शुरू कर सकते हैं, अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। जैसे बेटा आज हमारे ऑफिस में एक कंसाइनमेंट आया, एक डील के बारे में बात हो रही थी और उस डील के अंदर इस तरह के प्रोजेक्ट्स थे जो हमारे बिजनेस को बहुत आगे लेके जा सकते थे, लेकिन उसके लिए मुझे अपने वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता, इसलिए आई ड्रॉप दैट आइडिया। तो एक छोटी सी बात हमने उसे कह दी। मदर ने अगर वो मार्केट गई, कुछ खरीद कर लाई हैं, तो मार्केट में जो एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में उन्हें बता सकते हैं। मैंने एक शॉप पर देखा, उस शॉप के ऊपर तो ये चीज़ मुझे 2000 रुपये में मिल रही थी और दूसरी शॉप के बारे में जब मैंने पता किया तो वहाँ पर वही चीज़ 1800 रुपये में मिल गई। तो थोड़ा सा पता करने से हम इस तरह से सेविंग कर सकते हैं। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चे के दिमाग में आपको लगेगा कि भाई इस बात का प्रोफेशन से क्या कनेक्शन है। प्रोफेशन या सब्जेक्ट चूज करने के लिए मैच्योरिटी ज़रूरत होती है और मैच्योरिटी अटेन करने के लिए एक लंबे समय तक उसे दुनिया के अंदर होने वाले बदलाव, दुनिया में होने वाली घटनाओं की समझ पैदा करनी होती है। तो एक पहलू तो मैं इसका ये मानता हूँ। दूसरा पहलू हुआ उसके अंदर क्यूरोसिटी इनकलकेट करना। जैसे हम बच्चों को बचपन से ही न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए और दुनिया में होने वाली मुख्य घटनाओं से रूबरू करवाने के लिए प्रोत्साहित करें, बातचीत करें उससे उन विषयों के ऊपर। जैसे अभी ईरान और यूएस इजराइल वॉर चल रहा है, तो बच्चों से हम बात कर सकते हैं, बेटा एक बहुत बड़ी घटना हो रही है अभी इस समय, हमें गैस मिलने में दिक्कत हो सकती है। क्यों पापा, क्या बात हो गई? तो बेटा वहाँ पर वॉर हो रहा है। वॉर क्यों हो रहा है, क्या बात हो गई? उसके जो सवाल है वो दिशा देंगे। हो सकता है कि पेरेंट्स खुद भी उतना ज़्यादा वाकिफ नहीं हो, पर उसको थोड़ी बहुत उस विषय पर चर्चा करना उसके मन में एक क्यूरोसिटी का बीज डालेगा। तो आपने तो 2 मिनट बात करके आप चले गए, लेकिन वो इसके ऊपर निरंतर चिंतन करता है। मनुष्य मननशील होता है, वो विचार करता है, यार वॉर हुआ है, कैसा वॉर होता होगा? क्या तलवारों से लोग लड़ते होंगे? नहीं नहीं, तलवारों का तो युग नहीं है, तो बंदूकों से लड़ते होंगे। तो वो बात करेगा, अपने दोस्त से बात करेगा, वॉर हो रहा है, बंदूकें होती होंगी। तो उसका दोस्त कहेगा नहीं, बंदूकों के ज़माने गए, अभी तो एयर स्ट्राइक्स होती हैं भाई, मिसाइल्स चलती हैं। मिसाइल्स कैसी होती हैं, क्या होती हैं? तो तीसरा दोस्त बोलेगा अभी तो न्यूक्लियर वॉर की बात चल रही है। तो ये उसको समझ पैदा करेगा। हो सकता है उसका आर्मी में रुचि बन जाए, हो सकता है एयरफोर्स के बारे में सोचे, हो सकता है वो ड्रोन अटैक के बारे में सुनकर इतना रोमांचित हो जाए कि ड्रोन के अंदर रुचि उसकी बढ़ जाए, यार है क्या चीज़ है ड्रोन। फिर वो उसको स्टडी करे। तो वही बच्चा जो ऑनलाइन गेमिंग में अपने आप को एंगेज रखता था, टाइम पास करता रहता था, तरह तरह के कार्टून फिल्म देखता था, पता चलता है कि अब वो इस बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहा है कि ड्रोन कैसे बनाए जाते हैं, उन्हें कैसे यूज़ किया जाता है। सैटेलाइट के बारे में उसकी रुचि बढ़ गई, हो सकता है एरोस्पेस के बारे में वो आगे बढ़ गए, स्टार्स के बारे में बात करने लग गया। हम खुद नहीं जानते हैं। देखिए, हम एक छोटे से बीज को हाथ में लेकर कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आने वाले वर्षों में वो कितना विशाल वृक्ष बनेगा और उसके अंदर कितने मीठे आम आएंगे। हमारा प्रयास होता है, एक माली का प्रयास होता है बीज को सही तरीके से ज़मीन पर उसको जर्मिनेट करवाने के लिए, उसको उसकी सीडिंग करना। वो काम हमारा परिवार के सदस्यों का, समाज के सभी सक्षम लोगों का ये कर्तव्य है। तो हम हमारे बच्चों को इस ढंग से एजुकेट करें ताकि 10th का जब वो समय आए तब तक उसका माइंड काफ़ी हद तक मेकअप हो चुका होता है। पेरेंट्स भी ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको किस दिशा में वो जा रहा है। एक तरह से हमने उसे बहने दिया, उसको ओपन रखा, और फिर वो जब समय आएगा तो साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, म्यूजिक की तरफ जाना है, जर्नलिज्म के बारे में सोचना है, मैनेजमेंट पर सोचना है, उन सब चीज़ों की दिशा काफ़ी हद तक क्लियर होगी। तो ये एक बड़ा सवाल है मेरे हिसाब से। सही बात है सर। सर ये भी तो होता है कई बार कि बच्चा कई बार, जैसे आपने बताया कि किसी रिलेटिव को देख के या फिर टीवी में देख के किसी भी प्रोफेशन के सिर्फ एक ही पहलू पे विचार करता है। जैसे मेरे पिताजी फौज में थे, तो मुझे फौज के चैलेंजेस भी पता हैं, मुझे फौज की अच्छी बातें भी पता हैं। पर किसी, अगर मैं बाहरी नज़रिए से देखूं तो उसे सिर्फ फौज की वर्दी दिखती है या सिर्फ चमक दमक दिखती है। तो मुझे लगता है एक होलिस्टिक व्यू भी देना ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए। मान लीजिए बच्चा बोलता है मुझे आर्किटेक्ट बनना है, तो बहुत अच्छी बात है, आर्किटेक्ट बनना भी चाहिए, पर आर्किटेक्ट बनने के लिए जो जर्नी है, वो जर्नी कितनी एफर्ट्सम है, कितनी चैलेंजेस से भरी है, इसके बारे में भी पेरेंट्स को ज़रूर एजुकेट करना चाहिए। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। ये बिल्कुल रूल है
और जैसे आर्किटेक्ट है, इट लुक्स लाइक वेरी फैबुलस, वेरी अट्रैक्टिव प्रोफेशन, पर जैसे एस्ट्रोनॉमी की भी मैंने बात की, एरोस्पेस इंजीनियरिंग की बात की, तो परस्यूइंग समथिंग विच वी लाइक इज वन थिंग, बट टू एक्सपेक्ट a comfortable and financially sound life after choosing that is another thing. एक बहुत ही लर्नेड व्यक्ति ने मुझे एक बार कहा था कि हम शौक को तो पाल सकते हैं, पर शौक हमें पाल सके ज़रूरी नहीं है। तो शौक को शौक की हद में रखना पड़ता है कई बार। तो हमें, जैसे आज बच्चों को आप देखेंगे तो 8th 9th 10th में खेलने का बड़ा शौक होता है, क्रिकेट मैचेस चलते हैं, IPL चलता है, तो बहुत पैशनेट हो जाते हैं, वर्ल्ड कप आएगा फुटबॉल का, तो फुटबॉल खेलना है, मुझे फुटबॉल में करियर बनाना है। पर स्पोर्ट्स के अंदर करियर बनाना बहुत मुश्किल है एकेडमिक्स की कंपैरेटिवली। लाखों की तादाद में बच्चे देश भर में जगह जगह एकेडमीज में, चाहे बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, उसकी ट्रेनिंग लेते हैं। बहुत ही मुट्ठी भर बच्चे होते हैं जो कामयाब होकर एक मुकाम तक पहुंच पाते हैं। तो जब बच्चों के अंदर ये पैशन डेवलप हो रहा होता है तो हमें उस बारे में बात करनी पड़ेगी, और अगर पेरेंट्स को इसकी समझ नहीं है तो हमें इसको एक टास्क की तरह से लेना पड़ेगा, फैमिली टास्क की तरह से, कि हम ऐसे कंसल्टेंट्स को अप्रोच करें। कोचेस होते हैं, क्रिकेट के कोचेस के पास हम गए, बात की कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, अगर हम इसको फुल टाइम परस्यू करते हैं तो किया जा सकता है क्या, क्या करने से हमें कोई परेशानियां आएंगी क्या। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें स्पोर्ट्स को एज ए प्रोफेशन चूज नहीं करना चाहिए, बट बिफोर चूजिंग वी मस्ट अंडरस्टैंड द पाथ, ट्रेजेक्टरी क्या है, उसको लेकर क्या क्या पॉसिबल चीजें आएंगी, क्या हम उसके लिए साइकोलॉजिकली, फैमिली वाइज, फाइनेंशियली रेडी हैं कि नहीं है, ताकि हमारा डिसीजन ज़्यादा गंभीर तरीके से हो। देखिए, हर आदमी MS धोनी नहीं बनता है। ये देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है कि कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा एकदम टॉप पर पहुंच जाता है, दुनिया में नाम रोशन कर रहा है, बट एवरीवन कैन नॉट बी MS धोनी। सचिन तेंदुलकर के साथ विनोद कांबली ने भी शुरू किया था, और दोनों ने मिलकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया था। पर आज विनोद कांबली हमें कहीं नहीं दिखाई देते हैं, और सचिन तेंदुलकर ने कोई ऐसी मिसाल नहीं है जिसको तोड़ा नहीं हो। तो इसलिए हमें व्यवहारिक होते हुए इसमें निर्णय लेने पड़ेंगे। सर, किताबों का भी क्या कोई रोल है इसके अंदर? जैसे कहते हैं बुक्स आर अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड, तो कई सारी ऐसी किताबें, कई सारा ऐसा मटेरियल भी है, जर्नल्स भी हैं जो अलग अलग प्रोफेशन को हाईलाइट करते हैं। ऑटोबायोग्राफीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब्दुल कलाम आज़ाद साहब की एक ऑटोबायोग्राफी थी, विंग्स ऑफ फायर, तो वो पढ़ के मुझे ही बड़ा प्रभावित हुआ था मैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी से, एरोस्पेस से। तो क्या बुक्स का भी एक रोल हो सकता है बच्चे की लाइफ में? बिल्कुल सही है, रोल हो सकता है, होता भी है, और बच्चे बुक्स पढ़ते हैं, और जितना पढ़ेंगे उतना हेल्प मिलेगी। क्योंकि आज कलाम साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन कलाम साहब के विचार उन बुक्स के माध्यम से हम तक पहुंच सकते हैं। महात्मा गांधी की किताब माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, ऐसी बहुत सारी, ढेर सारी, देश भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के जो लर्नेड लोग हैं उनके विचारों को जानने का एक सशक्त माध्यम है। साथ ही साथ समय थोड़ा बदल गया है, अब बच्चों में उतना पेशेंस नहीं रहा है जो हमने नोटिस किया है। ये नई जनरेशन का अटेंशन स्पैन हमने पाया कि कम हो गया है। दैट मे बी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, रीजन्स आर वॉट एवर, बट येस दिस इज हैपनिंग। इन दैट केस वी कैन इवन एक्सप्लोर यूट्यूब, क्योंकि एक ड्रॉबैक हुआ तो एक पॉजिटिव बात भी निकल कर आई। यूट्यूब पर भी बहुत बेहतरीन तरह के इस तरह की जानकारी भरे वीडियोस अवेलेबल हैं। आज हम भी ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो ये भी यूट्यूब पर और डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल पर अवेलेबल होगा। तो ये भी एक माध्यम बना है, इसका भी प्रयोग किया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और हम इस ढंग से अलग अलग डायमेंशन की समझ पैदा करके अपने निर्णय को बेहतर बना सकते हैं सर। बिल्कुल सही बात है सर। आई थिंक हाईलाइट इज पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बच्चे के साथ में इज वेरी वेरी एसेंशियल। यस सर, दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट थॉट इन माइंड कि जैसे जितना वेल डिफाइंड जो सिलेबस है, कोर्स है, एग्जाम का नेचर है अप टू क्लास 10th, उतना वेल डिफाइंड नेचर क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी है? ये भी एक सवाल है, पर मैं इससे पहले एक सवाल पर आपसे, आपका जो पिछला सवाल था उसी सवाल पर मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि अभी इस समय सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए जो मैंने आपसे बात कही, वो चीज़ उन बच्चों के लिए तो ठीक है जो अभी 5th में है, 6th में है, 7th में है। दे कैन have long interaction with the parents and family members. They can keep exploring different dimensions. But those students who have just given the 10th examination, उनके लिए अब इतना समय नहीं है और उन्हें अपना सब्जेक्ट चूज़ करना ही है। तो इस समय उन्हें अपनी समझ से किसी सब्जेक्ट को चूज़ कर लेना चाहिए। उन्हें इस बात का अब इंतज़ार बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं कि मैं 1 साल तक इस बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूँगा कि कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए ठीक है। क्योंकि अगर आप इस समय सब्जेक्ट चूज़ करने में 10th के बाद 11th में आपको इमीडिएटली यू हैव टू जॉइन स्कूल, यू हैव टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द
गोल यू हैव डिसाइडेड, तो अगर आप बहुत लंबे समय तक डिसीजन ही सही नहीं लोगे, डिसीजन ही नहीं लोगे, तो आप कैसे अपने रास्ते पर आगे बढ़ोगे। तो अपनी समझ से जो भी ठीक लग रहा होता है हमें डिसाइड कर लेना चाहिए। हम जब डिसीजन लेकर आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे हम एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। केवल सुनी हुई बातों से हम उस सब्जेक्ट के बारे में, उस प्रोफेशन के बारे में पूरी तरह से एक सोच नहीं बना सकते हैं। और फिर समय जब हम उस सब्जेक्ट को देते हैं, उस फील्ड को देते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट भी इनकलकेट होता है उसमें। करते करते हमारी उसमें रुचि जागती है। हमारा फंडामेंटल जो नेचर है हम उसको देख सकते हैं। अगर हमें कैलकुलेशंस, लॉजिकल पार्ट अच्छे लगते हैं तो इंजीनियरिंग कैन बी ए वेरी वेरी गुड आइडिया। हमें बिजनेस में रुचि है, वी कैन गो फॉर कॉमर्स। पर ऐसा नहीं है कि कॉमर्स में बहुत अच्छा करने वाला बिजनेसमैन बहुत अच्छा बनेगा, साइंस लेने वाला हर बच्चा बहुत अच्छा इंजीनियर ही बनेगा। हम उसको इमीडिएटली उस ढंग से नहीं जोड़कर सब्जेक्ट में रुचि लेना शुरू करें और धीरे धीरे समय के साथ में हमें एक सही दिशा मिलेगी, इस पर भरोसा रखें। अब मान लीजिए भविष्य में जाकर कुछ बदलाव भी होता है तो हम हमारी दिशा को भी बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें हमारी दिशा को स्थायी रखना ज़रूरी है। आज हम रघुराम राजन को जानते हैं, वो आईटी ग्रेजुएट थे, पर उसके बाद भी उन्होंने इकोनॉमिक्स में और फाइनेंस साइड में इतना ज़बरदस्त काम किया। हमारे आरबीआई के गवर्नर रहे और वर्ल्ड बैंक के अंदर और कितनी ही बड़ी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके अंदर उन्होंने रोल प्ले किया, पर एक इंजीनियर के तौर पर नहीं, एक इकोनॉमिस्ट के रोल तौर पर। इसी तरह से आप अरविंद केजरीवाल जी को देख सकते हैं, वो भी आईटी ग्रेजुएट थे। हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो में भी ऐसे लोग दिखाई देते हैं और ऐसे भी लोग हैं जैसे चेतन भगत भी आईटी ग्रेजुएट था। ऐसे कितने डॉक्टर्स को मैं जानता हूं जो सिविल सर्विसेज के अंदर आए और बहुत बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल किया, ब्यूरोक्रेसी के अंदर जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। तो ऐसा नहीं है कि हम जिस पाथ से, जिस सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं, उसी दिशा में हमारा करियर या हमारी पहचान बनेगी। हो सकता है हम इसके अंदर काफ़ी बड़ा बदलाव लेकर आ जाएं आने वाले समय में, उसके लिए भी संभावना रहती है, बहुत अधिक नहीं लेकिन संभावना रहती है। तो हमारी रुचि के लिए वो ऑप्शंस हमेशा खुले हुए हैं।